हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रिविलेजेस दी गई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसके पीछे कारण क्या है और क्या जरूरत है इतनी बढ़िया बढ़िया प्रिविलेजेस हमारे एमपीज को देने की। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों ये दी गई प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भले ही हमें देखने में ऐसा लगे कि ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है, क्योंकि जो आम जनता है उनके पास ऐसी कोई भी प्रिविलेज नहीं है और एमपीज के पास है। तो हम उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे। कारण पे चलने से पहले हम सोर्सेस जान लेते हैं कि इन प्रिविलेजेस के सोर्सेस क्या क्या हैं, और उसी के साथ साथ हम ये जान लेते हैं कि कितनी तरीके की प्रिविलेजेस एक्चुअली एमपीज को दी गई है या फिर पार्लियामेंट के पास है। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम आज के अहम मुद्दे के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों एमपीज को प्रिविलेजेस देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले ये जानते हैं कि सोर्सेस क्या है हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के। तो सबसे पहला सोर्स है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देखेंगे 105 वाला आर्टिकल, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि यहां पे हम प्रिविलेजेस देते हैं। प्रिविलेज देने का कारण क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज, रूल्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। दोनों हाउसेस के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं, जिससे वो डिटरमाइन करते हैं कि किस इंसान को किस तरीके की प्रिविलेज दी जाएगी। थर्ड, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये चीज आप खुद जानते हैं कि दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट आपको एक चीज और समझनी है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, और ऐसे ही कन्वेंशंस हमारे पार्लियामेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक इसका हिस्सा है। चौथा, वेरियस लॉज, जो अलग अलग लॉज बनाए गए हैं वो। इसी के साथ साथ आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ एमपीज ही नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो वहां पे बोल सकते हैं, उनके पास भी वो प्रिविलेज है, या फिर ऐसा मिनिस्टर, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि मिनिस्टर जो है 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है, अगर वो एमपी है या नहीं उससे मतलब नहीं रहता। तो अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उस समय पे, तो वो भी क्या है, इसके अंडर आता है। तो ये चीज आपको नोटिस करके रखनी है, ये सोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कितने अलग अलग तरीके की हमारे यहाँ पे प्रिविलेजेस बताई गई हैं। तो सबसे पहले जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज पूरे पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेज है, उस हाउस की क्या प्रिविलेज है। सबसे पहले वो अपनी रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग जो भी हो रही है उसे पब्लिश कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर सीक्रेट मीटिंग करते हैं वो, तो उसमें लोगों को मना भी कर सकते हैं कि आप हमारी जो प्रोसीडिंग हुई उसकी किसी भी तरीके की रिपोर्ट बाहर ना निकालें। ये 1978 तक इसमें परमिशन लेनी पड़ती थी हाउस की बिफोर पब्लिशिंग एनीथिंग, बट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये चीज हटा दी गई, और हमने एक बोल सकते हैं हम डेमोक्रेसी की तरफ एक कदम और बढ़ गए। सेकेंड, कैन होल्ड सीक्रेट मीटिंग। आपको मालूम है ऊपर गैलरी में बैठ के विजिटर्स देखते हैं, उसी के साथ साथ वहां पे मीडिया वगैरह पर्सनल्स भी होते हैं, तो सीक्रेट सीटिंग जब वो करेंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे कि साहब आप क्या है, इसे खाली कर दें, हम यहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं अगर वो जनता के सामने आ जाए तो पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, केओस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपना काम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उनके ऊपर एजुकेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें से कोई रूल किसी एमपी द्वारा तोड़ा जाता है, तो हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्हें डांट फटकार लगा सकता है, उनको पनिशमेंट दे सकता है। कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अगर वहां जाके उनकी प्रिविलेज का ब्रीच किया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि रिपोर्ट आपको पब्लिश नहीं करनी है, बट मैंने जाके रिपोर्ट पब्लिश कर दी, तो उसके लिए मुझे क्या है, पनिशमेंट मिल सकता है। राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इंप्रिजनमेंट और रिलीज। अगर किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी कार्रवाई, मतलब अगर गिरफ्तार किया जाता है तो भी, किसी को सजा मिलती है तो भी, अगर उस मेंबर को सजा मिलती है, उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ये एक प्रिविलेज है। उसी के साथ साथ प्रोहिबिशन ऑन कोर्ट्स अबाउट द इंक्वायरी ऑन प्रोसीडिंग्स। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी के अंडर आ गया, कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा कोर्ट के अंदर। देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है, पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है वो। उसी के साथ साथ अगर हाउस में कोई इंसान है या फिर कोई एमपी है, मैं दोनों की यहां पे बात कर रहा हूं, मेंबर एज वेल एज एनी अदर पर्सन, उसको अरेस्ट करने से पहले हाउस के प्रीमाइसिस से
परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसाइडिंग ऑफिसर की, उसी के बाद उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो आप देखिए ये कितनी उनके पास प्रिविलेजेस हैं, कलेक्टिवली कितनी प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट के पास। अब अगली प्रिविलेज हम समझते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज, कि एक एमपी के पास अपनी खुद की क्या प्रिविलेज है। तो जब वो एमपी होगा उस समय पे ड्यूरिंग द सेशन उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसी के साथ साथ 40 दिन पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता और 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप खुद देखिए ये लगभग 120 दिन का फ्रेमवर्क इनका बन गया है जिसके दौरान इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन सिविल केसेस। नोट करके रखिएगा, इन सिविल केसेस, नॉट ऑल दी केसेस। ठीक है, यहां पे ये चीज बताई गई है। दूसरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि बहुत बार एमपीज जो है भावुक हो जाते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं, जूते चप्पल उछालने लगते हैं। तो आप जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्या इन पे कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। जी नहीं, इन पे किसी भी तरीके का कोर्ट केस नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे तो इनके मन में जो आएगा वैसा करेंगे, नहीं, जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन इन पे ले सकता है, वो इन पे कार्रवाई कर सकता है, इनको सस्पेंड भी कर सकता है, इन्हें टर्मिनेट भी कर सकता है। तो जो इंसान आपको ऊपर बैठा हुआ दिखता है और आपको ऐसा लगता है कि वो क्लास मॉनिटर है, वो क्लास मॉनिटर नहीं है, वो उस हाउस का प्रिंसिपल है। अगर उसने कोई भी तरीके की बात बाहर रख दी, उसने अपना जजमेंट सुना दिया, तो सबको मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एज वेल एज लीडर ऑफ अपोजिशन, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी जूरी सर्विसेज। जूरी सर्विसेज के अंदर क्या आ गया, कई बार कोर्ट आपको बुलाता है और बोलता है कि एविडेंस प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एज अ विटनेस आपको बुला लेता है। तो इन दोनों सर्विसेज से आजाद किया जाता है जब सेशन चल रहा होगा। अगेन, जब सेशन चल रहा होगा उसके अलावा बुलाया जा सकता है। तो ये चीज आपके सामने मैंने रखी कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले चीज आप ये देखिए कि ये लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का काम है एग्जीक्यूटिव पे चेक रखना, हमारे मंत्री पे, हमारे प्रधानमंत्री पे चेक रखना। जब तक उन्हें बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी, जब तक उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा, वो इंसान किस तरीके से सरकार से सवाल उठा पाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। अगर हम पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, पार्लियामेंट की हर एक चीज में हम टोक लगाएंगे, तो उस समय पे क्या हो सकता है, हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक, बोल सकते हैं, किसी ना किसी तरीके का हर्डल आ सकता है और हम ये नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। थर्ड थिंग, अगर मैं अपोजिशन का लीडर हूं, अगर मैं अपोजिशन का मेंबर हूं और सरकार के अंडर में सारी मशीनरी है, फिलहाल एग्जीक्यूटिव के अंडर में सारी मशीनरी है, मैं कुछ खड़ा होकर बोलता हूं, हो सकता है बाहर निकलते ही मुझे सरकार अरेस्ट करवा दे। सोचने की कोशिश करिएगा, अगर मैंने बहुत तगड़ा भाषण दिया और उनको लगा कि मैं जाके बहुत तगड़ा भाषण दूंगा, उनके जो काले चिट्ठे हैं वो सामने रख दूंगा, उनकी जितनी भी कमियां हैं वो सामने रख दूंगा, तो वो मुझे अरेस्ट करा सकते हैं। मेरे मन में फियर होगा, मेरे मन में एक डर होगा और उस डर की वजह से मैं बोलना बंद कर दूंगा। जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आपका मत जो मेरे थ्रू झलकता है उस पार्लियामेंट के अंदर, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आप कैसे कहेंगे डेमोक्रेसी, हमारे देश को कैसे डेमोक्रेसी कहेंगे। इसलिए हमारे एमपी को पूरी आजादी है कि उसके मन में जो आए, जिस तरीके से वो रखना चाहे वो रख सकता है। चौथी सबसे बड़ी चीज, हमारी डेमोक्रेसी इसी चीज से सरवाइव होती है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, अपोजिशन जो है वो बोल पाता है, अपने मत रख पाता है। जब तक आपके प्रतिनिधि आपका मत नहीं रख पाएंगे, खुल के बोल नहीं पाएंगे, तो कैसे डेमोक्रेसी सरवाइव होगी। हम नहीं चाहते सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हो, मतलब वोट डाला डेमोक्रेसी नाम की आ गई और बात खत्म। हम सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी चाहते हैं। हमारे नेताओं के पास अधिकार होना चाहिए बोलने का, वो जो अपनी मन की बात है वो रख पाए। ये जो चार मुख्य पॉइंट हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको यह डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों इतनी प्रिविलेजेस दी गई हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.